फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश की बुक जिसका नाम है फ्लैमिंगो। इसमें आपके 8 लेसन हैं। इन 8 लेसन की हम एक क्विक रिवीजन में समरी करेंगे, जिसमें आपको हर एक लेसन में जो मेन बातें हैं उसके बारे में इसमें बताया जाएगा। एंड इसके साथ ही अगर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन इन लेसन में से, तो आपको उस लेसन की जो समरी होती है वो वहाँ पर लिख देनी चाहिए, तो वो आपका आंसर सही माना जाता है। आज की जो वीडियो है उसमें हम फ्लैमिंगो बुक के जितने भी 8 लेसन हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में हम जो सेकंड बुक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और एक वीडियो और बनाई जाएगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर का जो पेपर आया है उसके बारे में, और इस बार जो पेपर आएगा उसमें आपको किस तरीके से लिखना है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फ्लैमिंगो बुक लेसन नंबर फर्स्ट, द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन यानी कि अंतिम पाठ। इस लेसन के अंदर क्या होता है, एक टीचर होता है जिनका नाम होता है हैमल। हैमल जो होते हैं वो फ्रेंच के टीचर होते हैं। वो फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाते थे, लेकिन बर्लिन से ऑर्डर आता है कि अब से फ्रेंच लैंग्वेज स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच की जगह जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। ऑथर उस दिन स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है, और जब वो स्कूल में पहुंचता है तो वो देखता है कि स्कूल में चारों तरफ शांति है, किसी भी प्रकार का कोई शोर नहीं हो रहा है, ना ही बच्चे हैं जो वो डेस्क को हिला रहे हैं, ना ही लेसन पढ़ा जा रहा है, लेसन पढ़ने का शोर हो रहा है, ना ही वहाँ पर टीचर के द्वारा बच्चों को डांटा जा रहा है या फिर डंडे को मेज पर मारा जा रहा है। इस प्रकार का कोई भी शोर नहीं था। जब वो अपनी क्लास में जाता है तो वो देखता है कि सभी बच्चे शांति के साथ बैठे हुए थे, बिल्कुल भी शोर नहीं हो रहा था। और जो हैमल हैं सर थे जो, वो भी एक अलग टाइप के कपड़े पहन कर आए थे, जो कि नॉर्मल वो नहीं पहनते हैं, नॉर्मल दिनों में एक स्पेशल ओकेज़न पर पहनते हैं। इसके साथ ही क्लासरूम के लास्ट वाले बेंचेस जो हमेशा खाली होते थे, वहाँ पर आज गांव के लोग बैठे हुए हैं और सभी वहाँ पर इमोशनल थे। अब जब ऑथर वहाँ पर बैठता है तो उसको ऐसा लगता है कि आज जो स्कूल में इतनी शांति है, ऐसा लग रहा है जैसे कि संडे रविवार की मॉर्निंग हो, संडे मॉर्निंग हो, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है स्कूल में तो स्कूल पूरा शांत रहता है। और आज सभी लोग इतने ज़्यादा इमोशनल थे कि कहीं पर भी पूरे स्कूल में शोर नहीं हो रहा था। उसके बाद जो हैमल हैं वो सभी को बताते हैं ऑर्डर के बारे में कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है जिसमें अब से फ्रेंच की जगह पर जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। और उन्होंने इस स्कूल में 40 साल अपनी ड्यूटी अपनी सर्विस की है, जिसके कारण वो इस स्कूल से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, अटैच थे। और जो हैमल होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, वो हमेशा चाहते थे कि बच्चे फ्रेंच लैंग्वेज को सीखें। तो उस दिन उनका लास्ट दिन था, उसके बाद उन्हें उस स्कूल को छोड़ना था। तो वो अपने लास्ट दिन भी बच्चों को फ्रेंच लेसन पढ़ाना चाहते थे, और बच्चों को ये कहते हैं कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज ही है जो कि आपकी आज़ादी की एक चाबी है। सो इस तरीके से ये लेसन है द लास्ट लेसन, यानी कि उस दिन फ्रेंच लेसन यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज में जो लेसन था वो अंतिम था। उसके बाद वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जानी थी, इसलिए इस लेसन का नाम पड़ा है द लास्ट लेसन। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या इसका टाइटल सही है, एप्ट है, तो आपको यही पहली लाइन लिखनी है, द टाइटल ऑफ द लेसन इज़ एप्ट एंड एप्रोप्रिएटेड, कि इस लेसन का ये जो शीर्षक है वो सही है, प्रासंगिक है, क्योंकि उस दिन फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था। और आपको उसके बाद पूरी समरी लिख देनी है। इसके बाद सेकंड लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर 2 बच्चों के बारे में बताया गया है। एक जिसका नाम होता है साहिब। साहिब जो होता है वो रैग पिकर होता है, यानी कि कचरे में से कोई ना कोई यूज़फुल सामान को ढूंढने वाला, और जो यूज़फुल सामान होता है उसे वो बेच देता था। इस तरीके से क्या है कि वो अपनी आमदनी चलाता था। तो ये बताया गया है कि जो साहिब है वो किस तरीके से एक रैग पिकर है, कचरे में से सामान ढूंढता है, उसके बाद वो उस सामान को बेचने जाता है। तो उसके पास हमेशा एक थैला होता था पीठ पर, जिसमें वो हमेशा उन कचरों के ढेर में से कुछ ना कुछ यूज़फुल ढूंढता था। तो कचरों में से जब भी कुछ यूज़फुल चीज़ मिलती थी तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती थी, क्योंकि यही जो चीज़ है इसके द्वारा वो खाना वगैरह खा सकता था, उनको बेचकर कुछ रुपए कमा सकता था। और कभी भी वो प्लास्टिक बैग उसको हैवी नहीं लगता था, क्योंकि जब उसका मन होता था तब वो जाता था कचरे के ढेर में से सामान ढूंढता था।
लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि जो साहिब है वो रैग पिकिंग का काम छोड़ देता है। उसके बाद वो एक टी स्टॉल पर काम करने लग जाता है। अब टी स्टॉल पर जब वो काम करता है तो उसका एक मालिक होता है। अब उसे एक टाइम पर वहाँ पर जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। इसके साथ ही टी स्टॉल पर जो चाय का बर्तन होता है वो उसको हैवी लगता था उसके प्लास्टिक बैग के कंपैरिजन में, क्योंकि जब वो रैग पिकिंग का काम करता था तब वो फ्री था, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं थी। लेकिन अब उसे एक अपने मालिक के अंडर में काम करना पड़ता है, इसलिए ये काम उसको रैग पिकिंग से ज़्यादा लोड वाला लगता था, यानी कि एक तरीके का बोझ लगने उसको लग गया। उसने अपने जो सपने थे उसको छोड़कर अपनी जो लाइफ में जो भी चल रहा था उसने उसे ही एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी तरफ एक और बच्चा है जिसका नाम है मुकेश। मुकेश की फैमिली और उससे पहले यानी कि मुकेश की फैमिली का जो ख़ानदानी काम था वो था बैंगल्स मेकिंग, चूड़ियों को बनाना। अब जब वो बैंगल्स मेकिंग होते हैं यानी कि चूड़ियाँ बनाई जाती है तो जो चिंगारियाँ होती हैं वो आंखों में पड़ती है, जिसके कारण आंखों की रोशनी है जो वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है, आंखें ख़राब होने लग जाती है। लेकिन मुकेश की फैमिली में यानी कि ये काम सदियों से चलता आ रहा था। उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी यही काम करते थे, उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी यही काम करते थे। बट जो मुकेश है वो इस काम को नहीं करना चाहता था, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो वो हमेशा से अपने ड्रीम को लेकर बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होता है और वो चाहता था कि मैं ये काम ना करूं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ऑथर है वो मुकेश की ग्रैंड मदर से मिलती हैं, तो उसकी ग्रैंड मदर से जब वो बातें करती हैं तो उसकी दादी माँ उसे कहती हैं, ऑथर को बताती हैं कि ये काम सदियों से ही हो रहा है और यही उनकी क्या है, डेस्टिनी है, भाग्य है। जो भी हमारी फैमिली में जन्म लेगा उसे यही काम करना पड़ेगा। तो वो इस टाइप की बातें करती हैं। वहाँ पर एक औरत बैठी होती है जिसका नाम होता है सविता। सविता भी वहाँ पर क्या है, चूड़ी बनाने का काम कर रही होती है। तो वो कहती है कि अभी ये बैंगल्स बना रही है और जब इसकी शादी हो जाएगी तब इसको यही बैंगल्स पहनने भी पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो बैंगल्स है उसके बारे में बताया गया है कि उसकी क्या मान्यता है। बट यहाँ पर साहिब और मुकेश के कंपैरिजन के बारे में आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या है, दोनों के बारे में जो भी पता है वो सारी बातें आपको यहाँ पर लिख देनी है कि साहिब रैग पिकिंग का काम करता था और जो मुकेश की फैमिली है वो बैंगल मेकिंग का काम करती थी। साहिब जो होता है वो टी स्टॉल पर काम करने लग जाता है, लेकिन जो मुकेश होता है वो अपने एम को नहीं छोड़ता है और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। और उसने वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था इसलिए उसने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम भी किया और अपने एम को अचीव भी किया। और जो भी बातें आपको पता है वो सारी बातें आपको एज ए समरी वहाँ पर आंसर में लिख देनी है। इसके बाद थर्ड लेसन है डीप वाटर। डीप वाटर में एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है डगलस। डगलस बचपन में जब पूल के पास जाता है तो एक शरारती बच्चा होता है जो कि उसको पूल में धक्का दे देता है। तब उसे तैरना आता नहीं था इसलिए वो पूल में गिर जाता है और वो डूबने लग जाता है। तब से क्या है कि उसे पानी से डर लगने लग जाता है और वो जो भी पानी से होने वाली एक्टिविटीज़ थी सभी चीज़ों से डरने लग जाता था। लेकिन ये जो डर है वो धीरे धीरे उसे बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गया, जिसके बाद उसने सोचा कि मुझे इस डर के ऊपर काबू करना है और इसीलिए उसने क्या किया, अपना एक इंस्ट्रक्टर हायर किया जो कि उसे स्विमिंग सिखाएंगे। उसके बाद जो वो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने क्या किया, उसको एक जगह पर लेकर गए। वहाँ पर उन्होंने उसे एक रस्सी उन्होंने खुद ने पकड़ ली और एक बेल्ट जो कि डगलस के बांध दी और उस बेल्ट से रस्सी का जो दूसरा सिरा था उसको बांध दिया और डगलस को कहा कि तुम तैरो और मैंने इसे पकड़ के रखा हुआ है दूसरे सिरे से। उन्होंने उसको इनहेल एक्सेल यानी कि कैसे सांस लेनी है और कैसे सांस छोड़नी है तैरते टाइम वो सब कुछ सिखाया। और जैसे जैसे डगलस स्विमिंग करना सीख गया वो हमेशा रस्सी को पकड़ कर रखते थे। जब उसने स्विमिंग सीख ली तब उन्होंने क्या है, रस्सी को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद डगलस का जो डर होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद एक दिन वो सोचते हैं कि वो हमेशा जब भी स्विमिंग करता है तब उसके हमेशा इंस्ट्रक्टर उसके साथ रहते हैं, इसीलिए वो फ्री माइंड स्विमिंग कर लेता था कि उसे ये लगता था कि अगर वो डूब जाएगा तो उसे बचाने के लिए उसके इंस्ट्रक्टर हैं। तभी क्या होता है कि वो सोचता है कि क्यों ना आज मैं अकेला जाऊं और अकेला स्विमिंग करूं, और वो देखना चाहता था कि क्या मैं अकेला स्विमिंग करता हूं तो मुझे डर लगेगा या फिर नहीं। और वो जाता है, स्विमिंग करता है और वो अच्छे से स्विमिंग कर लेता है और उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता है।
लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब वो गिर गया था उसने बहुत बार कोशिश भी की थी, लेकिन उसके मन में ये जो डर था वो पहले बहुत ज़्यादा बैठ गया था। इवन फर्स्ट टाइम जब वो पूल के अंदर गिरा था तब उसने सोचा कि जैसे ही वो नीचे पहुंचेगा तो वो क्या कि अपने आप को पुश करेगा ऊपर की तरफ और वो बाहर आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो पुल में नीचे जा रहा था उसके हाथ पैर इतने ज़्यादा सुन्न हो चुके थे कि वो लगभग बेहोश होने वाला था। तब उसे किसी ने वहाँ पर बचा लिया। तब से उसके मन में ये डर था, लेकिन उसने इस डर को अपने काबू कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट लेसन है द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक पर्सन होता है जो कि चूहेदानी बेचता था। ये घूम घूम कर चूहेदानी बेचता था, इसीलिए इसको पैडलर कहा गया है। और ये चूहेदानी बेचता था लेकिन उससे अपना गुजारा नहीं कर पाता था, इसीलिए ये छोटी छोटी चोरियां भी कर लेता था। एक दिन ये चूहेदानी बेचता बेचता काफ़ी दूर आ जाता है और थक जाता है। तभी ये सामने एक झोंपड़ी देखता है और वहाँ उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है। तो ये उस व्यक्ति को कहता है कि क्या मैं आज आपके घर पर मुझे शरण दे दो, भी काफ़ी ठंड भी है और रात भी हो चुकी है, तो क्या मैं आपके घर पर आज की रात रह सकता हूँ। तो वह व्यक्ति अकेला होता है, तो इससे कहता है कि ठीक है आप रुक जाओ। तो वो शरण दे देता है, अच्छे से खाना वगैरह देता है, उसे सोने के लिए अच्छे से जगह वगैरह देता है। फिर जो पैडलर होता है वो वहाँ पर रुक जाता है। उसके बाद वो जो व्यक्ति होता है वो पैडलर पर काफ़ी ट्रस्ट कर लेता है और उसको बताने लग जाता है कि इस तरीके से उसने पैसे कमाए हैं और ये जो रुपए हैं उसने एक यानी कि पर्स वगैरह में पाउच में डालकर खिड़की के पास रख दिए हैं। ये सारी बातें वो पैडलर के साथ शेयर कर लेता है। और अगले दिन क्या होता है कि वह व्यक्ति जल्दी उठकर अपने काम पर चला जाता है और जो पैडलर होता है वो बाद में उठता है और क्या करेगा कि वो जो पैसे थे वो चुरा लेता है। चुरा लेने के बाद वो क्या है वहाँ से भाग जाता है और भागता भागता वो एक जंगल में पहुँच जाता है। जंगल में पहुँच जाने के बाद अब उसे समझ नहीं आता है कि जंगल से बाहर जाने का क्या रास्ता है। और दिसंबर का मंथ था, धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ने लग गई थी, रात हो चुकी थी, अंधेरा हो गया, ठंड हो गई और उसको ठंड लगने लगी और जंगल से बाहर जाने का उसको रास्ता भी नहीं पता था। तब क्या होता है कि अचानक ही उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर वो उन आवाज़ की दिशा में जाता है। तब वो वहाँ पर देखता है एक आयरन फैक्ट्री, लोहे की फैक्ट्री होती है। वहाँ पर जाने के बाद उस एक व्यक्ति उसे दिखाई देता है। उस व्यक्ति को वो कहता है कि क्या मैं आज की रात यहाँ पर रुक सकता हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और इसलिए मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। तो वो व्यक्ति है जो उससे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है पैडलर को देखकर। वो सोचता है कि ये कहीं उसका दोस्त है, तो वो उसे कहते हैं कि तुम तो मेरे दोस्त हो। पैडलर पहले मना करने की कोशिश करता है लेकिन वो मानता नहीं है और वो कहते हैं कि नहीं तुम मेरे दोस्त हो, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं है, तुम मेरे दोस्त हो, चलो आज तुम मेरे घर पर ही चलो, आप यहाँ क्या रुकोगे, मैं तुम्हें अपने घर पर ही लेकर जाऊँगा। ऐसा कहकर वो पैडलर को अपने साथ घर पर ले जाता है। उस व्यक्ति की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है एडला। फिर वो उसे अपनी बेटी से मिलवाता है पैडलर को। एडला है जो वो उसे कपड़े वगैरह देती है। फिर जो पैडलर होता है वो नहा धोकर फ्रेश हो जाता है, अपने बाल वगैरह सेट करता है। तब उस व्यक्ति को पता चलता है कि ये वो व्यक्ति नहीं है जो कि वो सोच रहा था, यानी कि ये उसका कोई दोस्त नहीं है, उसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। फिर वो जो व्यक्ति होता है वो पैडलर पर गुस्सा होता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हारी गलती है, तुम मेरे साथ क्यों आई। फिर जो एडला होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट लड़की होती है, तो वो उसे कहती है कि कोई बात नहीं, इससे गलती हो गई है, लेकिन ये एक मेहमान है हमारे घर पर, तो हमें इसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और क्यों ना तुम हमारे साथ क्रिसमस की शाम बनाओ। यानी कि अगले दिन क्रिसमस होता है, तो वो उसको कहती है कि कल तुम यहीं पर रुक जाना, हम क्रिसमस ईव एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा कहकर जो एडला होती है वो अपने फादर को कन्विंस कर लेती है, तो उसके फादर हैं जो वो भी मान जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि रात हो जाती है, ये लोग सोकर वापस जब सुबह उठते हैं तो एडला अपने फादर के साथ चर्च जाती है। वहाँ पर यानी कि काफ़ी सारे लोग बातें कर रहे होते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति था, उसके पैसे चोरी हो गए थे, वो व्यक्ति गरीब था, झोंपड़ी में रहता था और एक व्यक्ति आया चूहे दानी बेचता था और उसने क्या किया, उसके सारे पैसे चुरा लिए। अब जैसे ही एडला और उसके फादर ये बातें सुनते हैं तो उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं। एडला को कहते हैं कि मेरे को लगता है कि जो हमारे घर पर आया है वो भी चूहेदानी बेचने वाला ही है, इसी ने पक्का वो रुपए चुराए होंगे और हमने इसको शरण दे दी है और हम दोनों चर्च आ गए हैं, पीछे से उसने हमारे घर पर भी चोरी कर ली होगी। ऐसा कहकर वो दोनों घर की तरफ जाते हैं। तो जो एडला होती है कि नहीं, शायद ऐसा नहीं होगा,
तो जब वो दोनों घर पर जाते हैं फिर वो देखते हैं कि पैडलर वहाँ पर नहीं होता है, जिसके कारण उसके पिताजी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता था वो जो व्यक्ति है उसने हमारे साथ विश्वासघात किया, अब तुम चेक करो कि उसने हमारी क्या क्या चीज़ें चुराई हैं। लेकिन जो एडला होती है जब वो देखती है तो वो कहती है कि हमारे घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर तो एक चूहेदानी और पाउच पड़ा है। फिर वो देखती है कि उस पाउच में रुपए पड़े होते हैं और एक लेटर लिखा हुआ होता है। उस लेटर में जो पैडलर है वो ये लिखता है कि मैंने एक मतलब पिछले दिन एक व्यक्ति के घर से रुपए चुराए थे और ये रुपए मैं यहाँ पर रख कर जा रहा हूँ। और एडला को कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये रुपए उसे वापस दे दोगे और मेरे पास कुछ भी नहीं है एक क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए तुम्हें सिवाय की चूहेदानी के, इसलिए ये चूहेदानी मैं यहाँ पर तुम्हें एक क्रिसमस गिफ्ट के रूप में देकर जा रहा हूँ कि तुमने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा केयर की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से ये जो चूहेदानी है वो तुम्हारे लिए एक क्रिसमस गिफ्ट है। तो यहाँ पर जो रैट ट्रैप है उसका मतलब होता है चूहेदानी। तो जो पैडलर है वो कहता है कि ये पूरा जो संसार है वो क्या है, एक चूहेदानी है। ये जो वर्ल्ड है, जो फॉरेस्ट था, जंगल था, वो उसको क्या लगता है, एक चूहेदानी। इस लेसन में फॉरेस्ट की जगह पर वुड वर्ड का यूज़ किया गया है, WOOD वुड उस वर्ड का यूज़ किया गया है। उसने कहा है कि ये जो वुड, ये जो जंगल है, ये एक चूहेदानी है। जिस तरीके से चूहेदानी में हम एक रोटी का टुकड़ा फंसाते हैं और चूहा लालच के चक्कर में उस चूहेदानी में फंस जाता है, उसी तरीके से जो पैडलर होता है वो थोड़े से रुपयों के कारण क्या होता है कि चोरी कर लेता है और चोरी करने के बाद उसे पछतावा होने लग जाता है कि कुछ चंद रुपयों के पीछे वो किस तरीके से इस मोह माया जाल में फंस गया। उसके बारे में ये लेसन था। होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेसन है उसका नाम है इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती। यहाँ पर ये जो लेसन है वो गांधी जी है उनसे रिलेट करता है कि किस तरीके से गांधी जी ने किसानों की मदद की थी। जो गांधी जी होते हैं वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पर फेमस थे, उन्होंने काफ़ी सारे आंदोलन किए थे। उनके आंदोलन की जो चर्चा है वो देश भर में फैली हुई थी। इसी समय क्या हो रहा था कि जो बिहार का एरिया है वहाँ पर क्या है कि नील की खेती की जाती थी। नील की खेती करने पर क्या होता था कि जो भी प्रॉफिट होता था वो ज़्यादा कौन ले लेते थे, अंग्रेज लोग ले लेते थे, जिसके कारण वहाँ के जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनका साथ देने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी बिहार का एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है राजकुमार शुक्ल। वो क्या करते हैं, गांधी जी के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा सुना हुआ था, तो वो गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बार बिहार आएँ और हमारी मदद करें। लेकिन गांधी जी हैं जो वो बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए थे, तो वो कहते हैं कि ज़रूर आएंगे, लेकिन वो उस टाइम पर नहीं जाते हैं। तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी के साथ हर एक जगह पर जाता है जहाँ पर गांधी जी जा रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो गांधी जी होते हैं वो राजकुमार शुक्ला के इतने सारे एफर्ट्स को देखकर मान जाते हैं और वो वहाँ बिहार वाली साइड आ जाते हैं। उसके बाद गांधी जी हैं जो उन्होंने वहाँ के किसानों की बहुत ज़्यादा मदद की। पहले जो लॉयर थे वो क्या है कि किसानों का केस लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा रुपयों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन गांधी जी होते हैं उन्होंने लॉयर्स को डांटा कि तुम किसान जो गरीब हैं इतने ज़्यादा वैसे ही प्रॉब्लम में हैं और आप इतने ज़्यादा उनके ऊपर फीसेस लगा रहे हो। तो इस तरीके से गांधी जी उन्हें बहुत ज़्यादा डांटते हैं। उसके बाद गांधी जी किसानों के लिए लड़ाई करते हैं, आंदोलन करते हैं, इवन जेल जाने को भी तैयार हो जाते हैं, जिसके कारण जो लॉयर्स होते हैं वो ये फील करते हैं कि गांधी जी जो कि एक अजनबी हैं वो गांव के लोगों के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो लॉयर वो तो उसी गांव के हैं, तो उन्हें भी अपने गांव के किसानों के लिए हेल्प करनी होगी। तो गांधी जी हैं जो वो सभी को मोटिवेट करते हैं, एकजुट होने के लिए कहते हैं और उनके लिए आंदोलन करते हैं। बाद में जो लॉयर्स होते हैं वो भी उनकी बात को मान लेते हैं, वो भी किसानों का साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। सो इस लेसन में यही बताया गया कि किस तरीके से इंडिगो यानी कि नील की खेती की जाती थी। किसानों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर एक प्रकार से किया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा और गांधी जी ने किसानों का सपोर्ट किया, उनके लिए वो जेल भी गए थे। तो जो चंपारण एक जगह है उससे रिलेटेड है ये, तो चंपारण एपिसोड उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है, उसके बारे में ये लेसन है। इसके बाद नेक्स्ट लेसन है पोइट्स एंड पैनकेक्स। पोइट्स एंड पैनकेक में मेकअप से रिलेटेड बातें की गई हैं। इसमें एक बॉय होता है
जिसको ऑफिस बॉय कहा गया है। एक सुब्बू नाम का यहाँ पर करैक्टर है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ऑफिस बॉय जो कि मेकअप वगैरह करता था, और पैनकेक क्या होता है कि एक प्रकार का मेकअप, एक ब्रांड है मेकअप की। पहले के टाइमिंग में क्या होता है कि जो भी मूवीज़ वगैरह होते थे, सीरियल्स वगैरह होते थे, तो जितने भी एक्टर्स वगैरह होते थे उनके फेस पर जो मेकअप किया जाता था उस ब्रांड का नाम था पैनकेक, और ये ट्रक के ट्रक भरकर मंगवाए जाते थे। जेमिनी स्टूडियो नाम का वहाँ पर एक स्टूडियो था जहाँ पर हर एक जो मूवी है, सीरियल्स वगैरह हैं, वो सब वहाँ पर रिकॉर्ड वगैरह किए जाते थे, यानी कि वहाँ पर शूटिंग होती थी जेमिनी स्टूडियो के अंदर। फिर यहाँ पर एक ऑफिस बॉय जो कि मेकअप वगैरह करता था, उनका जो भी क्राउड वगैरह होती थी मेनली उनका मेकअप वगैरह करता था। इसके अलावा एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है सुब्बू। सुब्बू बहुत मतलब अच्छा पर्सन होता है। उसकी जो डायरेक्टर होता है उसके साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, और वो हर किसी की मदद करता है। जो भी फिल्म बनाने में कोई ऐसा सीन आ जाता है कि इसके बाद आगे की क्या स्टोरी बनाई जाए, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आती थी फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, वो उसको भी वो सॉल्व कर देता था। तो उसका नेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन जो ऑफिस बॉय होता है वो सुब्बू से चिढ़ता था। उसको ये लगता था कि जो सुब्बू है उसमें उतना टैलेंट नहीं है जितना कि उसके अंदर, ऑफिस बॉय के अंदर है। फिर क्या होता है कि ये सुब्बू से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। ये कहता है कि इसी के कारण मुझे क्या है, पीछे किया गया है। सुब्बू सोचता है कि वो एक अच्छा राइटर भी बन सकता है, डायरेक्टर भी बन सकता है, एक एक्टर भी बन सकता है। लेकिन वो क्या काम कर रहा है, जो क्राउड है, जो भीड़ है, जो भी सीरियल या ड्रामा मूवीज़ वगैरह आती हैं उसमें वो लोगों का मेकअप कर रहा है। उसके बाद क्या होता है कि इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कभी कभी ऑथर के रूम में चला जाता है, और ऑथर क्या करता था, जो न्यूज़पेपर होती हैं उनकी कटिंग्स करता था, ठीक है। तो उसके काम को तो बहुत ज़्यादा जैसे नॉर्मली काम समझा जाता है। उसके जो काम है उसको कोई भी वैल्यू वगैरह नहीं दी जाती है। तो इस लेसन के अंदर मेनली यही क्वेश्चन बनता है कि पैनकेक क्या होता है, ठीक है। एक ब्रांड है मेकअप की जो कि ट्रक भर भर के मंगवाई जाती थी, एक्टर एक्ट्रेस के फेसेस पर लगाई जाती थी, जिससे कि वो देखने में तो अगली लगते थे, बट जब वो मूवीज़ वगैरह में शूट किया जाता था तब क्या है कि उनके चेहरे रियल लगते थे। इसके अलावा सुब्बू या फिर ऑफिस बॉय के करैक्टर स्केच के बारे में आ सकता है। नेक्स्ट जो लेसन है उसका नाम है द इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार करना, यानी कि दो पर्सन है, एक पर्सन क्वेश्चन पूछता है और दूसरा पर्सन आंसर देता है। तो यहाँ पर इंटरव्यू के पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। पॉजिटिव पॉइंट्स में क्या बताया गया है कि पॉजिटिव पॉइंट यह है कि इंटरव्यू में क्या होता है कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से क्वेश्चन वगैरह पूछ रहा होता है तो दूसरा व्यक्ति उसे अपने जो भी एक्सपीरियंस वगैरह होता है वो शेयर करता है। और इसके माध्यम से क्या होता है कि जब इंटरव्यू एक टाइप का मीडियम है जिससे कि हम अपनी जो बातें हैं वो काफ़ी दूर दराज तक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बेसिकली आपने भी काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ सुने होंगे, पढ़े होंगे अखबार में, न्यूज़पेपर हो गया या फिर टीवी वगैरह में। तो उसके बारे में बताया कि किस तरीके से हम जो न्यूज़ है, जो भी अनुभव होते हैं वो सभी के साथ शेयर कर पाते हैं, जिससे कि लोगों को नॉलेज मिल पाती है। तो इंटरव्यू का ये तो पॉजिटिव पॉइंट है कि इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो अपने अनुभव को शेयर करता है और हमें नॉलेज मिलती है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि हर जो व्यक्ति होता है वो इंटरव्यू देने में कंफर्ट नहीं होता है। कुछ जो लोग होते हैं वो नर्वस हो जाते हैं, और इंटरव्यू के टाइम पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंस्टेंट जल्दी से आंसर भी नहीं आते हैं। तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू एक प्रकार का टॉर्चर भी है, जिसमें जो व्यक्ति होता है वो नर्वस हो जाता है, घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या बोलना है। तो क्वेश्चन लगभग आपका यही बनेगा कि इंटरव्यू के पॉजिटिव क्या पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेसन है गोइंग प्लेसेस। तो इसमें दो लड़की है, एक का नाम है सोफ़ी और एक का नाम है जैंसी। सोफ़ी और जैंसी के बारे में करैक्टर स्केच आ सकता है या फिर नॉर्मल इसी से रिलेटेड आएगा, तो आपको पूरी समरी ही लिखनी है। जो सोफ़ी एंड जैंसी हैं ये दोनों जो लड़कियां थी ये स्कूल में पढ़ती थी, और इन्हें पता था कि स्कूल छोड़ने के बाद इन्हें बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। जैंसी है जो वो एक रियलिस्टिक लड़की है, यानी कि वो रियलिटी बेस्ड लड़की है। उसे रियलिटी के बारे में पता था और उसने इस रियलिटी को एक्सेप्ट भी कर रखा था कि स्कूल छोड़ने के बाद उसे बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है। लेकिन जो सोफ़ी होती है वो एक डे ड्रीमर लड़की होती है, वो बहुत ज़्यादा सपने देखती है। तो
वो हमेशा ही सपनों में सोचती थी कि मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर बन जाऊंगी, मैं अपनी एक शॉप खोलूंगी, मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। इस तरीके से वो हमेशा डे ड्रीम्स रखती थी। लेकिन जैनसी उसे समझाती है कि जो भी तुम ड्रीम्स रख रही हो, ये तुम्हारे जो ड्रीम हैं ये कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसके लिए पैसा चाहिए। ना तो तुम्हारे पास पैसा है, और स्किल चाहिए। स्किल यानी कि तुम्हारे पास वो कला भी होनी चाहिए। अगर तुम एक्ट्रेस बनना चाहती हो तो उसकी भी एक कला है। अगर तुम फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हो तो वो भी तुम्हें काम आना चाहिए। अगर तुम मैनेजर बनना चाहती हो तो वो भी काम आना चाहिए। वो बुटीक वगैरह खोलना चाहती थी, तो उसके लिए पैसा और कला चाहिए, और ये दोनों ही चीज़ें तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन जो सोफ़ी होती है वो हमेशा सपने देखती है, और वो जो सपने देखती है तो वो हमेशा सपनों में कोई ना कोई कहानी बनाती है। और इसी कहानी में क्या है कि वो एक कहानी बनाती है जिसमें वो कहती है कि मैं एक व्यक्ति से मिलकर आई हूँ जिसका नाम होता है डैनी कैसे। ये एक स्पोर्ट्समैन थे। तो ये अपने फादर को बताती है। इसके फादर इसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये हमेशा कल्पनाएं करती रहती है। फिर ये अपने ब्रदर को बताती है। पहले तो इसका भाई बिलीव नहीं करता है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा जोर देती है अपनी बात पर तो कहीं ना कहीं वो बिलीव कर लेता है। तो इस तरीके से ये एक डे ड्रीम करती है। वो कहती है कि मैं पिछली बार उससे मिली थी, अब मैं अगली बार फिर जाऊंगी, फिर मैं उसके साथ मिलूंगी, इस तरीके से। और वो जो भी कल्पनाएं कर रही होती है उसी कल्पना के अनुरूप वो जाती भी है। एक पार्क में जाती है, वहाँ पर घंटों घंटों बैठती है और डैनी कैसे का वेट करती है। लेकिन जब वो नहीं आता है तो वो सोचती है कि वो अगली बार आएगा, इस बार वो बिज़ी होगा। तो इस तरीके से ये एक प्रकार की कल्पनाएं करती है लड़की। तो इसमें बेसिकली सोफ़ी और जैंसी के बारे में आ सकता है कि सोफ़ी है जो वो डे ड्रीमर होती है, काफ़ी सारी कल्पनाएं करने वाली है, जबकि जो जैंसी है वो एक रियलिस्टिक लड़की है। यानी कि उसे रियलिटी पता है। उसे पता था कि स्कूल छोड़ने के बाद उन दोनों को बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। जो सोफ़ी होती है वो डे ड्रीम में सोचते कि वो एक बुटीक खोले, मैनेजर बन जाए, फैशन डिज़ाइनर बन जाए, या फिर वो एक्ट्रेस वगैरह बन जाए। तो उससे रिलेटेड ये स्टोरी थी। होप आपको हर एक लेसन की जो समरी है वो लगभग समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन आपका इस लेसन के अंदर से कोई भी आ जाए, आपने अगर एक या दो क्वेश्चन आंसर याद कर रखे हैं, उन दोनों को मिक्स कर आप जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वहाँ पर लिख सकते हो। मेन बात ये होती है कि जिस लेसन के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है उसी लेसन के अंदर से ही आपको अपना आंसर लिखना है। मेन चीज़ ये होती है, अगर आप समरी लिख देते हो तो आपका आंसर गलत नहीं माना जाता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।